Greetings class. Beta, as we have discussed our first three approaches of capital structure approaches या capital structure theories जिनको आप कह रहे थे. Now we are going to discuss our fourth approach, that is Modi, Gilani and Miller approach, and in short form we used to call it as MM approach. Okay. अब ये approach है क्या बेटा? पहले इसकी थ्योरी कर लेते हैं, देन वी विल गो टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस. MM अप्रोच बेसिकली दो पर्सन्स ने मिलके दी है, वन इज मोदी गिलानी एंड अदर इज मिलर अप्रोच. जैसे आपकी नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच डेविड ड्यूरैंड ने दी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच इर्जा सोलोमन ने दी थी. ठीक है, ये क्या है, दो पर्सन्स ने मिलके दी है, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच. ओके, तो इसका नाम क्या है, MM अप्रोच. बेसिकली अप्रोच क्या कह रही है बेटा, लेट्स स्टार्ट विद इट्स थ्योरी फर्स्ट. This theory part, this MM approach is not available in D.K. Goyal book, so I am doing it from Shashike Gupta book. You can read, or I'll send you the pics of this approach or theory portion of this approach from this book also. So I am going to start it. Modi, Gilani and Miller approach क्या है बेटा, MM hypothesis. इसका दूसरा नाम क्या है, MM hypothesis. MM hypothesis is identical with the net operating income approach if taxes are ignored. बेटा इसके अंदर दो पार्ट्स हैं. मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के अंदर दो एजम्पशंस है बेसिकली. पहली एजम्पशन है कि अगर हम टैक्सेस को कंसीडर करें, दूसरी अप्रोच है अगर हम टैक्सेस को इग्नोर करें. तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले वाली अप्रोच ही ले रहे हैं. सपोज सेकंड अप्रोच को हम यूज करेंगे इफ टैक्सेस आर इग्नोर्ड, तो हम सिर्फ यही अप्रोच करेंगे जिसके अंदर होगा टैक्सेस आर इग्नोर्ड. MM अप्रोच में जब भी हम टैक्सेस को इग्नोर करते हैं तभी हम वही वाली सिर्फ अप्रोच के ऊपर बात करेंगे अभी. तो जब भी हम टैक्सेस को इग्नोर करते हैं तो MM अप्रोच जो है ना बेटा, वो बिल्कुल किसके तरह है, दिस इज आइडेंटिकल जस्ट एज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. दिस अप्रोच इज जस्ट लाइक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. और आपको याद होगा व्हाट वी यूज टू डिस्कस इन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. वी यूज टू डिस्कस दैट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या थी हमारी, जिसमें हम ये कहते थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म की वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट नहीं करता. चाहे मैं डेट को बढ़ाऊं चाहे डेट को ना बढ़ाऊं, इससे फर्म की वैल्यू पर और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऐसे ही सेम MM अप्रोच में भी यही कहा गया. MM मतलब मोदी गिलानी मिलर ने भी यही कहा कि चाहे मैं डेट बढ़ाऊं या मैं डेट ना बढ़ाऊं, तो फर्म की वैल्यू पे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, तो सबसे पहले हम जो थ्योरी जो पढ़ेंगे, हम यही पार्ट पढ़ेंगे बेटा इसका, इन एब्सेंस ऑफ टैक्सेस. हमें टैक्सेस को इग्नोर करना है और यही पार्ट हम करेंगे. हमारा जो हमने पढ़ना है, इसका जो क्वेश्चन भी करेंगे इन एब्सेंस ऑफ टैक्सेस वाला ही करेंगे. ओके, जब हम इन एब्सेंस ऑफ टैक्सेस बोलते हैं ना MM अप्रोच में, जब हम टैक्सेस को इग्नोर करते हैं तो उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस. क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस. तो थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस क्यों कहा गया इसको, ये क्या है, अभी आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने पर पता चलेगा. The theory proves that the cost of capital is not affected by changes in the capital structure, or say that debt equity mix is irrelevant in the determination of total value of the firm. देखो वही सेम बात आ गई, मैंने भी आपको बताया था. इसने बोला कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को कुछ भी रखूं, मतलब मेरा डेट इक्विटी मिक्स कुछ भी हो, कितना भी प्रोपोर्शन मैं डेट का यूज करूं, कम करूं ज्यादा करूं, इससे फर्म की पहली बात किस पे फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता. दूसरी बात, वैल्यू ऑफ टोटल फर्म पे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, द रीजन आर्ग्यूड इज दैट दो डेट इज चीपर टू इक्विटी, with increased use of debt as a source of finance, the cost of equity increases. ये रीजन क्या बताता है इसका रीजन ये है कि क्योंकि हम ये मानते हैं कि डेट जो है बहुत सस्ता सोर्स है एज कम्पेयर टू इक्विटी. अगर मैं पैसा रेज कर रही हूँ मार्केट से, सो आई एम रेजिंग मोर फ्रॉम डेट, क्योंकि डेट एक चीपर सोर्स है एज कम्पेयर टू इक्विटी. क्योंकि मैंने आपको बताया था KE जो होगी दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन KD. कॉस्ट ऑफ डेट से हमेशा KE ज्यादा होता है. This increase in cost of equity offsets the advantage of the low cost of debt. मतलब क्या है, cost of equity ज्यादा है तो उसको कौन offset कर देता है, cost of debt. तो cost of debt कम है और cost of equity ज्यादा है. Thus, although the financial leverage affects the cost of equity, the overall cost of capital remains constant. इसका मतलब क्या है कि चाहे जो फाइनेंशियल लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या होता है, डेट होता है. फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या है बेटा, डेट. तो जो डेट है वो क्या कर रहा है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी को तो अफेक्ट कर रहा है
एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, तो इस अप्रोच में क्या कहा गया, बेसिकली बिल्कुल नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह है कि चाहे मैं डेट बढ़ाऊं चाहे मैं डेट कम करूं, यानी डेट इक्विटी रेशियो मेरा कुछ भी हो, it will not affect my overall cost of capital. Overall cost of capital and the value of total firm will remain same, but only the KE will be affected. ओके, सो ये बेसिकली बेटा MM अप्रोच में कहा गया, जब भी हम टैक्सेस को इग्नोर कर रहे हैं तो ये अप्रोच हमारी किसकी तरह सेम बन जाती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम की तरह। ठीक है, तो ये दोनों अप्रोचेस बेसिकली मेरी सेम है, जो इनका बेसिकली कंक्लूजन है वो सेम है। अब मैं इसके एजम्पशंस पर आ रही हूँ, जस्ट रीड आउट देयर एजम्पशंस। फर्स्ट इज देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। देयर इज अ परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट मार्केट मतलब मार्केट एकदम परफेक्ट है, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं दे आर इन प्रॉपरली, उनमें वो बेसिक रैशनैलिटी है और मार्केट्स आर परफेक्ट। इन्वेस्टर्स भी रैशनल हैं, देखो इसी के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट को। द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ऑफ ऑल फर्म्स है आइडेंटिकल रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कंपनीज का जो फर्म्स की अर्निंग्स हैं, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैं, उनका रिस्क भी सेम है। द कट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फर्म इज कैपिटलाइजेशन रेट। क्या कट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जब भी जहां भी हम बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, तो वो जो है जो मेरा रिटर्न आएगा बेसिकली कट ऑफ पॉइंट के जिस पॉइंट पे मैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करूंगी, वही मेरी कैपिटलाइजेशन रेट है, वही मेरा कॉस्ट है जो मुझे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स को प्रोवाइड करना है, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होना चाहिए। Risk to investors depends upon the random fluctuations of expected earnings and possibility that actual value of variables may turn out to be different from their best estimates. मतलब जो इन्वेस्टर्स का रिस्क है ना, किस पर डिपेंड करता है, उनकी अर्निंग्स पर डिपेंड करता है, यानी कि एक्सपेक्टेड अर्निंग्स कितनी है, वो बेसिकली एक्सपेक्टेड जो हमारा इन्वेस्टर है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर का रिस्क क्या होगा, कितना रिस्क वो ले सकता है। ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, जितना मेरा प्रॉफिट आता है ऑल प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। तो ये इनकी एजम्पशंस है, बेसिकली MM अप्रोच की ये एजम्पशंस हैं। बेटा इसके अंदर एक चीज है आर्बिट्रेज प्रोसेस। बेसिकली क्या होता है, एक ये आर्बिट्रेज प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, आर्बिट्रेज का मतलब होता है व्हेन वी यूज टू डील साइमल्टेनियसली इन टू मार्केट्स। मतलब क्या है, सपोज मैं यहाँ पे दो फॉर्म्स की बात करती हूँ, देयर इज अ फॉर्म A एंड देयर इज अ फॉर्म B। फॉर्म A और फॉर्म B, सपोज कर मैं फॉर्म A के शेयर्स बाय करके फॉर्म B के सेल कर देती हूँ, या फिर फॉर्म A से शेयर बाय करके फॉर्म A के बाय करके फॉर्म B के सेल कर देती हूँ, और फॉर्म B से बाय करके A के सेल कर देती हूँ। तो जब भी मैं क्या कर रही हूँ, साइमल्टेनियसली दो फॉर्म्स में डील कर रही हूँ, एक से बाय कर रही हूँ, एक से सेल कर रही हूँ, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। ऐसा क्या होता है कि जब हम एक के शेयर्स बाय करते रहते हैं, दूसरे के सेल करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है बाय सेल करते करते एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब दोनों कंपनीज के शेयर प्राइसेस बिकम इक्वल। तो जब भी दोनों कंपनीज के शेयर प्राइसेस इक्वल हो जाते हैं, इट बिकम्स एन, ये आर्बिट्रेज प्रोसेस का एग्जांपल है। तो दोनों के शेयर प्राइसेस बेसिकली इक्वल हो जाते हैं। तो अब ये जो आर्बिट्रेज प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, MM अप्रोच के अंदर भी यूज किया गया है। सो आई विल डिस्कस दिस आर्बिट्रेज प्रोसेस इन माई नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई विल शेयर न्यूमेरिकल विद यू, और व्हेन आई विल डिस्कस न्यूमेरिकल विद यू। ओके, इसके बाद बेटा जब आपने एजम्पशंस कर ली, यू हैव टू टेल आर्बिट्रेज प्रोसेस ऑल्सो, बट इसकी डिटेल आई विल शेयर इन माय नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, जैसे हर अप्रोच के अंदर पहले आपने बताया अप्रोच क्या कहती है, दूसरा आपने बताया इसके एजम्पशंस क्या होंगी, तीसरा आपने इसका डायग्राम बनाना है, और चौथा अगर आर्टिफिशियल से एग्जांपल आप लर्न कर सकते हैं देन इट इज वेरी गुड। बट MM अप्रोच को ना बेटा आपको अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट विद आर्टिफिशियल एग्जांपल ओनली, क्योंकि इस अप्रोच में एक ही एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगी, उस एग्जाम्पल के अंदर ही आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है, दिस इज माई डिग्री ऑफ लीवरेज। डिग्री ऑफ लीवरेज का मतलब होता है हमारा डेट। जैसे जैसे मैं डेट बढ़ा रही हूँ, डेट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियसली इसको हम फाइनेंशियल लीवरेज भी बोल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज शोन। इसमें आप देखोगे बेटा जो KO है ना, KO इज कांस्टेंट, क्योंकि MM अप्रोच क्या कहती है, चाहे मैं कितना भी डेट बढ़ाती जाऊं, डेट बढ़ा रही हूं मैं, कितना भी डेट बढ़ाती जाऊं, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन सेम। इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय रेजिंग ऑफ मोर एंड मोर डेट इन द कंपनी। ओके, नेक्स्ट KE। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, एक ही चीज इम्पैक्टेड होगी, क्या, KE क्या है, पहले देखो कांस्टेंट है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, यानी कि जब डेट बढ़ाया KE पहले कांस्टेंट चल रहा था, जैसे फिर और डेट बढ़ाया KE मेरा बढ़ गया, लेकिन जब मैंने और ज्यादा डेट बढ़ाया तो KE मेरा
कम होना शुरू हो गया। तो KE में ये चेंजेस आएंगे कि जैसे जैसे मैं डेट बढ़ा रही हूँ, पहले कांस्टेंट, देन इट विल बी इंक्रीज एंड आफ्टर दैट इट विल बी डिक्रीज। एंड व्हाट अबाउट KD? KD कैसा है बेटा? देखो पहले बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? KD तो हमने हर क्वेश्चन में देखा था कि कांस्टेंट था, बट बेटा इसमें क्या होता है, देखो डिग्री ऑफ लीवरेज है। डिग्री ऑफ लीवरेज मतलब मैं डेट कितना भी बढ़ाती जाऊँ, मेरी कोई लिमिट होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में भी आपने देखा था कि उस लिमिट के बाद अगर मैं डेट बढ़ाऊंगी तो मेरा KD भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट इसके अंदर क्या है, अगर मैं डेट बढ़ा रही हूँ बेटा ऑब्वियसली, तो कितना डेट बढ़ाऊंगी मैं? जितना मैं डेट बढ़ाऊंगी, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम तो आएगा कि सपोज करो मैं लगातार किसी बैंक से लोन पे लोन लेती जाऊं, तो क्या बैंक मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा? ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दिस इज ड्यू टू कि मेरे ऊपर बेसिकली बैंक, जो मैं लोन ले रही हूँ बैंक से, जो मैं डेट रेज कर रही हूँ बैंक से, उससे बैंक का रिस्क बहुत बढ़ता जा रहा है। बैंक का रिस्क बढ़ेगा तो बैंक मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देगा। दैट इज वाई KD इज बीइंग इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज डिग्री ऑफ लीवरेज। तो एक लेवल के बाद जो है डिग्री ऑफ लीवरेज बढ़ेगा तो मेरा KD भी ऑब्वियसली बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द diagram of MM approach basically. In my next video I'll share the numerical part of MM approach. Thank you class.